नमस्कार। आरपीएससी ने आरएएस 2026 के लिए जो जो नया सिलेबस और पैटर्न जारी किया है, उसे देखकर पहली नज़र में लगता है कि कुछ विषय हटा दिए, कुछ जोड़ दिए। ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर से देखें, तो ये सिर्फ सिलेबस में बदलाव नहीं है। ये तो भविष्य के प्रशासक की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश लग रही है। तो आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं है कि क्या बदला है। अच्छा। हमारा मिशन कुछ और है। ये जो बदलाव हैं, ये असल में कुछ इशारे हैं, कुछ सुराग। आज हम इन सुरागों को जोड़कर उस आदर्श ऑफिसर के प्रोफाइल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसे आरपीएससी अब ढूंढ रहा है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बदलाव से। मुख्य परीक्षा से 2 नंबर वाले सवालों को पूरी तरह हटा दिया गया है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर मुझे लगता है बहुत गहरा है। गहराई नहीं, ये तो पूरी तैयारी की बुनियाद को हिलाने वाला बदलाव है। अच्छा। जी, देखिए 2 नंबर वाले सवाल क्या थे? वो एक तरह से क्विक फायर राउंड थे। इसकी परिभाषा बताओ, ये फैक्ट कब हुआ था? इनका जवाब रटना बहुत आसान था। कई उम्मीदवार तो सिर्फ इन छोटे सवालों के दम पर ही अच्छा स्कोर खींच लेते थे। अब उन्हें हटाकर आरपीएससी ने पहला और सबसे साफ सिग्नल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बनाकर रट लेते थे, उनका गेम अब खत्म। हाँ वही। क्या आयोग अब असल में एक थिंकर ढूंढ रहा है, सिर्फ एक रट्टा मार तोता नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब सिर्फ क्या पता है इससे काम नहीं चलेगा। अब जोर इस बात पर है कि आप जो जानते हैं उसे कितना गहरा समझते हैं, उसके पक्ष विपक्ष को कैसे तोलते हैं और उसे शब्दों में कैसे पिरोते हैं। ये रटने की क्षमता से सीधे विश्लेषण की क्षमता पर एक छलांग है। और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 10 नंबर वाले सवालों की शब्द सीमा 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। ये जो अतिरिक्त 50 शब्द मिले हैं, ये सिर्फ जगह भरने के लिए तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 50 शब्द असल में एक कैनवस है। कैनवस? हाँ, पहले 100 शब्दों में उम्मीदवार को बस मुख्य बिंदु लिखने का मौका मिलता था। अब 150 शब्दों का मतलब है कि परीक्षक आपसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की उम्मीद कर रही है। एक छोटी सी भूमिका जिसमें आप सवाल का संदर्भ बताएं, एक मुख्य भाग जहां आप अलग अलग पहलुओं पर तर्क वितर्क करें, उदाहरण दें, और आखिर में एक निष्कर्ष जहां आप अपनी बात को समेटें। ये 50 शब्द आपको अपनी सोच को विस्तार देने और अपने विश्लेषण को साबित करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछें। ये बात तो सही है कि इससे विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, पर क्या इसका एक नुकसान ये नहीं हो सकता कि जो उम्मीदवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या जिनकी लिखने की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, वे पिछड़ जाएंगे? 2 नंबर वाले सवाल उनके लिए शायद स्कोरिंग होते थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसकी चिंता जायज है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आरपीएससी ये कह रहा है कि एक प्रशासक का सबसे जरूरी काम ही अपनी बात को साफ-साफ और तर्क के साथ लिखना होता है। फाइलों पर नोटिंग करनी होती है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। बिल्कुल। ये बदलाव उम्मीदवारों को अभी से उस असली काम के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके लिए अब लिखने का अभ्यास पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा, चाहे उम्मीदवार किसी भी पृष्ठभूमि से हो। ये एक स्किल है जिसे अब सीखना ही पड़ेगा। मतलब पहला सुराग साफ है। आयोग को एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसके पास सिर्फ जानकारी ना हो, बल्कि गहरी समझ और उसे प्रभावी ढंग से लिखने का हुनर हो। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस से खेल और योग को एक अलग यूनिट के तौर पर हटा दिया गया है। कई लोगों को लगा कि चलो एक बोझ कम हुआ। और यही सबसे बड़ा धोखा है। धोखा? जी, इसे हटाया नहीं गया है, इसका बस पता बदल दिया गया है। खेल व योग के वो हिस्से जो समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कोई बड़ी खेल नीति या किसी भारतीय खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, हाँ। या योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव, उसे उठाकर पेपर 3 में करंट अफेयर्स का हिस्सा बना दिया गया है। अरे वाह! मतलब और योग को डिलीट नहीं किया, बस उसका चश्मा बदल दिया है। अब उसे स्पोर्ट्स मैगजीन की तरह नहीं, बल्कि अखबार के एडिटोरियल पेज की तरह पढ़ना होगा। एकदम सही। अब सवाल ये नहीं आएगा कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। सवाल ये आ सकता है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम ने भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में कितनी सफलता पाई है। विश्लेषण कीजिए, देखिए फर्क कितना बड़ा है। आयोग अब विषयों को अलग अलग देखने के बजाय उन्हें आज के समाज और दुनिया से जोड़कर देख रहा है। और ये जो आज की दुनिया से जोड़ने वाली बात है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो वो नए आपराधिक कानूनों का सिलेबस में शामिल होना है। ये तो बिल्कुल ताज़ा अपडेट है।
यह बदलाव परीक्षा को सीधे संसद और देश की मौजूदा बहसों से जोड़ देता है। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सिर्फ कानून के नाम नहीं बदले हैं, इनके पीछे की पूरी सोच, सजा और न्याय का पूरा नजरिया बदला है। तो आरपीएससी ये उम्मीद कर रहा है कि भावी प्रशासक को देश के इतने बड़े कानूनी बदलावों की ठोस जानकारी हो। मतलब सिर्फ पुरानी आईपीसी की धाराएं रटने से अब काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। उम्मीदवारों को ये समझना होगा कि नया कानून क्यों लाया गया, इसमें क्या अच्छा है और इसकी क्या आलोचना हो रही है। तैयारी अब बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई है। ये तो है। मतलब अब सिर्फ पुरानी गाइड बुक्स के सहारे नहीं रहा जा सकता। और इसी से जुड़ा एक और पैटर्न जो दिख रहा है वो ये है कि कई विषयों में टॉपिक्स को और ज्यादा स्पेसिफिक यानी टू द पॉइंट कर दिया गया है। हाँ, और ये उम्मीदवारों के लिए एक कह सकते हैं कि दो धारी तलवार की तरह है। वो कैसे? इसमें क्या क्या पढ़े? आप शायद टॉपिक होगा भारत में कृषि सब्सिडी, मुद्दे और समाधान। इससे अस्पष्टता कम हुई है, आपको पता है कि निशाना कहाँ लगाना है। लेकिन तलवार की दूसरी धार क्या है? दूसरी धार ये है कि टॉपिक्स को स्पेसिफिक करने के साथ साथ उनका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अच्छा। कई नए सब टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब है अब आपको कम चीजों के बारे में ज्यादा जानना है, ज्यादा गहराई में। हाँ। अगर टॉपिक कृषि सब्सिडी है तो आपको उसके प्रकार, उसके आर्थिक प्रभाव, WTO में से लेकर जो बहस चलती है और हाल की सरकारी नीतियां, सब कुछ गहराई से पता होना चाहिए। सतही ज्ञान अब तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और मुझे लगता है इन सब बदलावों को एक साथ पिरोने वाला जो एक धागा है वो है करंट अफेयर्स। ऐसा लग रहा है कि अब करंट अफेयर्स कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि हर विषय का एक अभिन्न अंग बन गया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तैयारी की रणनीति में सबसे बुनियादी बदलाव की मांग करता है। अब तक उम्मीदवार क्या करते थे? सुबह 1 घंटा अखबार पढ़ लिया या महीने के आखिर में कोई मैगजीन देख ली और हो गया करंट अफेयर्स। जी, अब ये तरीका नहीं चलेगा। अब करंट अफेयर्स को एक चश्मे की तरह पहनना होगा, जिसे लगाकर आप बाकी सारे विषय देखेंगे। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आप इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो उसे पढ़ते हुए आपको सोचना होगा कि आज के दौर में राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर जो बहस चल रही है उससे इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। अच्छा। अगर आप भूगोल में मॉनसून पढ़ रहे हैं तो आपको उसे अल नीनो की ताजा स्थिति और क्लाइमेट चेंज पर आई हालिया रिपोर्ट से जोड़ना होगा। अगर आप राजव्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका पढ़ रहे हैं तो आपको पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों में हुए विवादों का जिक्र करना ही होगा। ज्ञान अब इंटरलिंक्ड होना चाहिए। तो दूसरा सुराग साफ है। आदर्श ऑफिसर वो है जो किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़कर देख सके। बहुत खूब। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और प्रश्न पत्रों के नए ढांचे को देखते हैं। यहाँ अंकों का बंटवारा भी कुछ दिलचस्प कहानियां कह रहा है। जैसे पेपर में इतिहास को 70 अंक दिए गए हैं। इसमें 8 सवाल 5 अंक के और 3 सवाल 10 अंक के हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन जैसे विषयों को मिलाकर 70 अंक हैं और इसमें सारे 14 सवाल सिर्फ 5-5 अंक के हैं। 10 अंक का एक भी सवाल नहीं। ये अंक विभाजन बहुत चालाकी से किया गया है। ये बताता है कि परीक्षक हर विषय से एक ही चीज की उम्मीद नहीं कर रही। इतिहास जैसे विषय में जहां विश्लेषण, तर्क और कहानी को विस्तार से बताने की जरूरत होती है, वहां 10 अंक के बड़े सवाल रखे गए हैं ताकि गहराई पता चले। हाँ, लेकिन समाजशास्त्र और प्रबंधन जैसे विषयों में जहां शायद परीक्षक उम्मीदवार के ज्ञान की चौड़ाई पर रखना चाहता है कि उसे अलग अलग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पता है या नहीं, वहां 5 अंक के ज्यादा सवाल रखे गए हैं। मतलब किसी विषय में गहराई चाहिए तो किसी में विस्तार। बिल्कुल। और पेपर 2 में तो एक और भी हैरान करने वाली बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी 14 सवाल 5-5 अंक के कर दिए गए हैं। 70 नंबर का पूरा सेक्शन, पर एक भी 10 नंबर का सवाल नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सबसे संभावित कारण विज्ञान के सिलेबस का बहुत बड़ा होना है। हाँ, वो तो है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पर्यावरण, बहुत कुछ है। अगर परीक्षक 10-10 अंक के 7 सवाल पूछती तो वो सिलेबस के कुछ गिने चुने हिस्सों को ही छू पाती। अब 14 छोके सवालों के जरिए वो सिलेबस के हर कोने से एक-एक सवाल पूछ सकती है। अच्छा। वो नैनो मिशन से लेकर चंद्रयान तक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में उम्मीदवार की बेसिक समझ को जांच सकती है। यहाँ कवरेज बढ़ाने की एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प विश्लेषण है।
और अब आते हैं उस पेपर पर जिसने शायद सबको सबसे ज्यादा चौंकाया है। पेपर 4 यानी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। यहां तो जैसे नियमों की पूरी किताब ही बदल दी गई है। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि कुछ नया जोड़ा नहीं गया, बल्कि बहुत कुछ हटाया गया है। हाँ, हिंदी से संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अंग्रेजी से टेंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जैसे वो पारंपरिक व्याकरण के टॉपिक जो सालों से इस परीक्षा की पहचान थे, उन्हें हटा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। उम्मीदवार इन टॉपिक्स पर महीनों मेहनत करते थे। क्या इसका मतलब ये है कि अब व्याकरण जरूरी नहीं रहा? नहीं, इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक व्याकरण जरूरी नहीं रहा। आरपीएससी अब ये नहीं जानना चाहती कि आपको अयादी संधि के सारे नियम रटे हुए हैं या नहीं। मैं कई टॉपर से मिली हूं जो हिंदी व्याकरण के नियमों में ही उलझे रहते थे। अब आयोग कह रहा है, नियम छोड़ो, हमें ये बताओ कि क्या तुम एक जिला कलेक्टर के तौर पर एक साफ सुथरा प्रभावी पत्र लिख सकते हो। मतलब फोकस अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पे आ गया है। बिल्कुल। अब देखिए, युग्म शब्दों को भी सिर्फ अर्थ बताने के लिए नहीं, बल्कि मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयोग करके दिखाना होगा। ये सिर्फ आपके शब्द ज्ञान को नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल की समझ को परखेगा। सही बात है। पत्र लेखन, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन जैसे टॉपिक्स का महत्व अब कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जिनकी जरूरत एक ऑफिसर को रोजाना अपने काम में पड़ती है। ये भाषा की असल काबिलियत का टेस्ट है, सिर्फ नियमों को रटने का नहीं। तो तीसरा सुराग भी मिल गया। हाँ। आदर्श ऑफिसर एक प्रभावी कम्युनिकेटर होना चाहिए। हम्म तो अगर हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ें तो आरपीएससी के आदर्श ऑफिसर की जो तस्वीर उभरती है वो क्या है? वो तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति की है जो सिर्फ तथ्यों का भंडार नहीं है, वो एक विश्लेषक है जो मुद्दों की तह तक जा सकता है। वो अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है और किताबी ज्ञान को असल जिंदगी की चुनौतियों पर लागू करना जानता है। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी सोच और योजनाओं को साफ और प्रभावी भाषा में दूसरों तक पहुंचा सकता है। ये बदलाव सिविल सेवा परीक्षाओं के एक बड़े राष्ट्रीय ट्रेंड का ही हिस्सा है, जहां अब सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि सक्षम और व्यावहारिक प्रशासकों की तलाश है। वाकई ये बदलाव सिर्फ सतही नहीं है, बल्कि तैयारी की पूरी सोच और प्रक्रिया को बदलने की मांग करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो इस नई चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। इन बदलावों को देखते हुए सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये है कि कैसे सोचना है। एक उम्मीदवार को अपनी रोज की पढ़ाई की आदत को कैसे बदलना चाहिए? स्थिर नोट्स पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसी गतिशील दिनचर्या कैसे अपनाई जाए जिसमें सुबह का अखबार स्वाभाविक रूप से इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था की पढ़ाई पर एक कमेंट्री की तरह लगने लगे? ये सवाल सोचने जैसा है।